हेलो स्टूडेंट। आज जो है नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। कैथोड रे जो है इलेक्ट्रॉन को ही बोलते हैं, वो भी हम लोग देख लेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्कवर हुआ वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद प्रोटॉन किस तरह से डिस्कवर हुआ, फिर न्यूट्रॉन किस तरह से डिस्कवर हुआ। तो 19th सेंचुरी से पहले जो डाल्टन्स के द्वारा एटम का डिफिनेशन दिया गया था कि एटम वैसा पार्टिकल होता है जिसको कि फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। मतलब एटम जो है नॉन डिविजिबल पार्टिकल्स होता है। ठीक है, मतलब एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, डाल्टन के अकॉर्डिंग ऐसा बोला गया था। लेकिन बाद में जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो एटम को ही फर्दर बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया गया। मतलब एटम से भी छोटा पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, इसी को सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बोलते हैं। एटम के अंदर मेनली 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके अलावा भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, जैसे अल्फा पार्टिकल हो गया, बीटा पार्टिकल हो गया। ये सब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्कवर हुआ। इलेक्ट्रॉन को ही कैथोड रेज भी बोलते हैं। तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया गया जूलियस प्लक्कर के द्वारा 1859 में। तो जैसे देखिए, अगर बैटरी से आप वायर कनेक्ट कर दीजिएगा और यहाँ बल्ब लगा दीजिएगा, तब तो आप बोलिएगा कि ये बल्ब जलेगा, क्योंकि वायर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है। ये जो है गैस के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी पास करवाए, उसके लिए क्या हुआ कि बहुत ही हाई वोल्टेज सोर्स लिए। मतलब ये जो सोर्स है वोल्टेज का, जैसे बैटरी में तो बहुत कम वोल्टेज रहता है, बहुत ही हाई वोल्टेज सोर्स लिए, लगभग 10⁻⁴ 10,000 वोल्ट। तो 10,000 वोल्ट पे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाए। यहाँ पे ये ट्यूब जो है डिस्चार्ज ट्यूब, इसके अंदर गैस भरा हुआ है। ये आपका कैथोड है, ये आपका एनोड है। दो मेटल है, कैथोड निगेटिवली चार्ज रहता है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज रहता है। अब ये दोनों जो है कनेक्ट में नहीं है। वायर अगर कनेक्ट में नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होना चाहिए। तो गैस के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी फिर भी फ्लो हो रहा है अगर इतना वोल्टेज का सोर्स रहता है। और ये जो गैस है इसका प्रेशर बहुत ही लो रहता है। मतलब लो प्रेशर और हाई वोल्टेज के केस में इलेक्ट्रिसिटी जो है गैस के द्वारा भी कंडक्ट होता है। तो उसमें पाया गया कि कैथोड से एनोड की तरफ एक रे ट्रेवल कर रहा है, जिसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी पूरा कंडक्ट हो रहा है। इसी को कैथोड रे कहते हैं। और ये इनविजिबल होता है। मतलब जैसे विजिबल रीजन में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है तब तो वो आपको लाइट दिख जाएगा विजियोर वाला। लेकिन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विजिबल नहीं है, जैसे अल्ट्रा वायलेट रे हो गया या कॉस्मिक रे हो गया या गामा रे हो गया, तो ये भी लाइट रे ही है, लेकिन ये विजिबल रीजन में नहीं है, तो ये दिखाई नहीं देता है। तो ये पाया गया कि कैथोड से एनोड की तरफ एक रे ट्रेवल कर रहा है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। मतलब ये सर्किट कंप्लीट हो गया। अगर वायर ब्रेक है तो सर्किट कंप्लीट नहीं होना चाहिए, लेकिन गैस के द्वारा कंडक्शन होने लगता है हाई वोल्टेज और लो प्रेशर के कारण, तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है। गैस जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा देता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी इस वायर में कंडक्ट हो रहा है। और कैथोड से एनोड की तरफ रे ट्रेवल कर रहा है, इसलिए ये कैथोड रे कहलाता है। कैथोड रे जो है बहुत ही हाई वेलोसिटी से ट्रेवल करता है ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। इसके बाद ये जो कैथोड रे है, इस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है तो ये डिफ्लेक्शन शो करता है। डिफ्लेक्शन शो करता है मतलब कि कैथोड रे के पास चार्ज है। मतलब कैथोड रे चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल नहीं है कैथोड रे। ये जो है आप लोग क्लास 12th में जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लीजिएगा फिजिक्स में, तो आप देखिएगा कि चार्ज पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करता है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रहे या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रहे, दोनों डिफ्लेक्शन शो करता है। तो ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब कि कैथोड रे जो है चार्ज पार्टिकल है। और पाया गया कि जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज डिफ्लेक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसी डायरेक्शन में कैथोड रे भी डिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब कि कैथोड रे जो है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है।
निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तभी तो, जिस तरह से निगेटिव चार्ज डिफ्लेक्ट करता है उसी तरह से कैथोड रे भी डिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब कैथोड रे जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इस बात से पता चला। डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन shows that they consist of negatively charged particles। ये सारा पॉइंट यहाँ पे लिख दिए हैं। एट प्रेशर इक्वल टू 10 raised to power -4 atm एंड वोल्टेज इक्वल टू 10 raised to power 4 volt, then invisible rays found to be travel from cathode towards anode, these rays are called cathode rays। तो जब हाई वोल्टेज सोर्स रहता है और बहुत ही कम प्रेशर, गैस एट लो प्रेशर, इसमें जो गैस है उसका बहुत ही कम प्रेशर है, तो उस केस में इनविजिबल रे ट्रेवल करता है कैथोड से एनोड की तरफ, इसलिए इसको कैथोड रे भी बोलते हैं, क्योंकि ये कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल कर रहा है। दिस रे है बोथ फिजिकल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, और इस रे के पास फिजिकल प्रॉपर्टीज भी रहता है और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी रहता है, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है तो इसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिफिक चार्ज फॉर कैथोड रे वाज फाउंड टू बी सेम 1.76 into 10 raised to power 11 कूलम्ब पर केजी irrespective of the gas used in the tube। तो इस ट्यूब में कोई भी गैस यूज हो तो स्पेसिफिक चार्ज E/m रेशियो जो होता है कैथोड रे का वो कांस्टेंट रहता है, और इसका वैल्यू यही होता है 1.76 into 10 raised to power 11 कूलम्ब पर केजी। जबकि हम देखेंगे कि स्पेसिफिक चार्ज फॉर एनोड रेज, अभी हम इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन का डिस्कवरी देखेंगे तो वहां पे देखेंगे कि स्पेसिफिक चार्ज फॉर एनोड रे जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता। अगर गैस जो ट्यूब में यूज हो रहा है डिस्चार्ज ट्यूब में वो डिफरेंट रहेगा तो E/m रेशियो भी डिफरेंट रहता है एनोड रेज के लिए, लेकिन कैथोड रे के लिए कांस्टेंट रहता है। अब ऐसा क्यों होता है वो दोनों जब हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद बताएंगे कि स्पेसिफिक चार्ज कैथोड रे का कांस्टेंट क्यों होता है और एनोड रे का कांस्टेंट क्यों नहीं होता है। इसके बाद these particles was constructed as fundamental particles and later J.J. Thomson termed them as electrons। ये जो पार्टिकल्स है ये फंडामेंटल पार्टिकल्स बोला गया और बाद में J.J. थॉमसन जो है कैथोड रे को इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिए, मतलब कैथोड रे जो है इसी को इलेक्ट्रॉन बोला गया। इसके बाद आता है डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। तो एनोड रेज मतलब एनोड से कैथोड की तरफ रे जो ट्रेवल करता है उसी को एनोड रे बोलते हैं, और बाद में इसी को प्रोटॉन बोला गया। एनोड रे को ही प्रोटॉन भी बोलते हैं या एनोड रे को केनाल रे भी बोलते हैं, केनाल रे। एक्चुअली में क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड हो गया तो हम लोग को पता है कि एटम जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है। अब इसमें एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल हमको पता चल गया कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है जो कि निगेटिवली चार्ज होता है, तो जरूर इसके अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज होगा जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के न्यूट्रल बना रहा होगा इस एटम को। यहां से आइडिया आया कि कहीं ना कहीं जरूर इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होगा, तब जाके डिस्कवरी हुआ प्रोटॉन का। गोल्डस्टीन जो है सेम एक्सपेरिमेंट को दोबारा किए। इस केस में वो जो कैथोड लिए वो परफोरेटेड कैथोड लिए, मतलब इसके अंदर होल कर दिए कैथोड के अंदर। तो क्या हुआ कि कैथोड से एनोड की तरफ तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ट्रेवल कर रहा था कैथोड रे जो है, और एनोड से कैथोड की तरफ जो पार्टिकल ट्रेवल कर रहा था वो होल से जो पास कर रहा था वो इस तरफ आ जा रहा था। तो यहाँ पे देखा गया कि रेड कलर का ग्लो हो रहा है, मतलब ये जो है ना ये फ्लोरेस्केंट कोटिंग किया गया यहाँ पे इस तरफ, फ्लोरेस्केंट कोटिंग। अब ये फ्लोरेस्केंट कोटिंग क्या होता है, तो वैसा मटेरियल का कोटिंग किया गया जो कि फ्लोरेस्केंस शो करे, फ्लोरेस्केंस। अब ये फ्लोरेस्केंस क्या होता है, फ्लोरेसेंस इज द इमिशन ऑफ लाइट बाय ए सब्सटेंस दैट हैज एब्जॉर्ब्ड लाइट और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो फ्लोरेसेंस होता है लाइट इमिशन वैसे सब्सटेंस के द्वारा जो कि लाइट या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे और लाइट इमिट करे। एक्चुअली में कैथोड रे और एनोड रे इनविजिबल होता था, तो इनविजिबल रे को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन उसके बाद ये लाइट इमिट करे, तो लाइट इमिट अगर कर रहा है तो रेड ग्लो हो जाएगा, तो जिससे हमको पता चल जाएगा कि ये इनविजिबल रे को एब्जॉर्ब किया है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब किया है। तो इससे पता चलेगा कि
सिर्फ कैथोड से एनोड की तरफ ही रे ट्रेवल नहीं कर रहा है, एनोड से कैथोड की तरफ भी रे ट्रेवल कर रहा है। अगर यहाँ पे होल नहीं कीजिएगा तब तो ये इधर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में चला जाएगा, लेकिन अगर होल किया हुआ रहेगा तो होल से तो ये डायरेक्ट पास हो जाएगा ना, होल वाला, तो ये इस तरफ आ जाएगा और इस तरफ हम लोग फ्लोरेस्केंट कोटिंग कर दिए हैं जो कि फ्लोरेसेंस शो करेगा। फ्लोरेसेंस का मतलब हुआ कि ये सब्सटेंस जो है इनविजिबल रे को एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद लाइट इमिट करेगा, जिससे हमको पता चलेगा कि ये कोई ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया है, और यही आपका एनोड रे कहलाता है, क्योंकि ये एनोड से कैथोड की तरफ ट्रेवल कर रहा है, इसलिए ये एनोड रे कहलाएगा। और जब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया इस एनोड रे पे तो पता चला कि ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब ये भी चार्ज पार्टिकल है। और जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट करता है, मतलब डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन जो एनोड रे का है वो सेम है डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। इससे पता चलता है कि ये जो एनोड रे है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। और ये जो एनोड रेज है इसका चार्ज बाय मास, चार्ज टू मास रेशियो जो है ये डिफरेंट है डिफरेंट गैसेस के लिए। अगर आप इसमें डिफरेंट गैसेस यूज कीजिएगा तो कैथोड रे का E/m रेशियो तो सेम आता है, कोई भी गैस आप यूज कीजिए, लेकिन कैथोड रे में ऐसा नहीं होता है, ये डिफरेंट आता है। और एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि E/m रेशियो जो है, अगर आप इसमें हाइड्रोजन गैस यूज कर रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब में तो E/m रेशियो मैक्सिमम आता है कैथोड रेज के लिए हाइड्रोजन गैस के केस में। मतलब हाइड्रोजन गैस जो है वो सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल है। ये कैसे पता चला? तो E का वैल्यू तो हर एक गैस के लिए सेम ही होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है गैसेस पे वो तो सेम ही होगा, लेकिन E/m मैक्सिमम आ रहा है, मतलब m का वैल्यू ही मिनिमम होगा, मतलब हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल है, इसीलिए E/m रेशियो जो है वो मैक्सिमम आ रहा है हाइड्रोजन के केस में। तो आप बोल सकते हैं द पॉजिटिव पार्टिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन गैस इज द लाइटेस्ट अमंग ऑल द पॉजिटिव पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट गैसेस। तो डिफरेंट गैसेस से जो पॉजिटिव पार्टिकल ऑब्टेन्ड होगा उन सभी में से हाइड्रोजन गैस के द्वारा जो पॉजिटिव पार्टिकल ऑब्टेन्ड हुआ, ये जो एनोड रे है ये सबसे लाइटेस्ट होगा हाइड्रोजन गैस वाला, और इसी को बाद में प्रोटॉन का नाम दे दिया गया। हाइड्रोजन गैस के केस में जो एनोड रे है इसी को प्रोटॉन बोला गया। हाइड्रोजन गैस के केस में जो एनोड रे है ये आपका हाइड्रोजन न्यूक्लियस है एक्चुअली में। जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस था और हाई वोल्टेज अप्लाई किए तो हाइड्रोजन गैस, ये जो H2 गैस है, हाइड्रोजन एटम क्या हुआ, आयोनाइज हो गया। आयोनाइजेशन का मतलब होता है कि इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव होना, मतलब हाइड्रोजन से नेगेटिव चार्ज रिमूव हो गया तो इस पे पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा, मतलब ये जो H+ है यही पॉजिटिव पार्टिकल है, इसी को बाद में प्रोटॉन का नाम दे दिया गया। मतलब ये जो हाइड्रोजन गैस के केस में एनोड रे है आपका पॉजिटिव पार्टिकल जो है वो प्रोटॉन कहलाता है। H+ मतलब हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, हाइड्रोजन के केस में न्यूट्रॉन नहीं रहता है, ये आप लोग को पता होगा। तो हाइड्रोजन के केस में सिर्फ एक प्रोटॉन है और ये न्यूक्लियस के अंदर है, तो इसलिए ये न्यूक्लियस कहलाता है। हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस रहता है H+, इसको प्रोटॉन बोलते हैं, बाद में इसी का नाम प्रोटॉन दे दिया गया। इसके बाद E/m रेशियो जो है एनोड रे का डिफरेंट क्यों होता है डिफरेंट गैसेस के लिए, जबकि कैथोड रे जो है, कैथोड रे का E/m रेशियो कांस्टेंट ही रहता है, कोई भी गैस आप यूज कर लीजिए डिस्चार्ज ट्यूब में। तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस रहता है जब हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं और लो प्रेशर रहता है गैस का तो ये आयोनाइज हो जाता है। जो आपका गैस है कोई भी एटम है, मान लीजिए हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस है, तो जब ये आयोनाइज होगा तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और इस पे चार्ज आ जाएगा He+, तो ये जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के केस में जो कैथोड रे है उसमें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन डिफरेंट गैस के लिए जो आपका पॉजिटिव पार्टिकल होगा वो डिफरेंट होगा, इसका मास भी डिफरेंट रहता है। हाइड्रोजन अगर है तो मास सबसे कम रहेगा, तो इसलिए
E/m रेशियो सबसे कम होगा। अगर हीलियम आएगा तो हीलियम के केस में मास जो है हीलियम का डिफरेंट रहता है हाइड्रोजन से, इसलिए E/m रेशियो भी डिफरेंट रहता है। चार्ज तो हमेशा फिक्स ही रहेगा, E का वैल्यू जो रहता है वो फिक्स रहता है। अगर अल्फा पार्टिकल है तब आपका हीलियम 2+ आता है, तो उस केस में चार्ज जो है वो 2 गुना हो गया और मास 4 गुना हो गया, तो 2E/2m हो जाता है। तो डिफरेंट गैस के केस में पॉजिटिव पार्टिकल का मास डिफरेंट रहता है, इसलिए E/m रेशियो डिफरेंट रहता है एनोड रे या फिर पॉजिटिव पार्टिकल का। लेकिन कैथोड रे तो आपका इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है ये फिक्स ही है, तो E/m रेशियो भी फिक्स रहता है। तो इसलिए कोई भी गैस आप यूज कीजिए, कैथोड रे का चार्ज टू मास रेशियो फिक्स ही रहेगा, जबकि डिफरेंट गैस के लिए E/m रेशियो एनोड रे का डिफरेंट होता है। एनोड रे को कैनाल रेज भी बोलते हैं और यही आपका प्रोटॉन कहलाता है। प्रोटॉन जो है एर्नस्ट रदरफोर्ड के द्वारा नाम दिया गया हाइड्रोजन न्यूक्लियस को। हाइड्रोजन न्यूक्लियस को ही प्रोटॉन बोला जाता है, मतलब H+, इसको प्रोटॉन बोला जाता है। ऐसे भी आपको जहां तक पता है कि हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, इसमें से कैथोड रे मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया तो आयोनाइज होने के बाद सिर्फ प्रोटॉन ही तो बचेगा। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन था, एक प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सिर्फ प्रोटॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये H+, तो सिर्फ प्रोटॉन H+ ही तो होता है। इसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग पार्टिकल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक चार्ज E/m। तो E/m रेशियो में आपको अरेंज करना है इन सभी पार्टिकल्स को। तो देखिए इलेक्ट्रॉन चार्ज तो इलेक्ट्रॉन पे E ही रहेगा और m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो होगा E/मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे भी चार्ज तो E ही रहता है, बस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव में रहता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव में रहता है, तो E/m का वैल्यू तो यही होगा E/प्रोटॉन के केस में मास ऑफ प्रोटॉन ही होगा। हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है, पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है। न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये न्यूट्रल पार्टिकल रहता है, मतलब इस पे चार्ज 0 है, तो E=0 है, तो 0/मास ऑफ न्यूट्रॉन कुछ भी रहे तो ये तो 0 ही होगा, तो न्यूट्रॉन का E/m 0 होगा स्पेसिफिक चार्ज रेशियो। अल्फा पार्टिकल, तो हीलियम से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये अल्फा पार्टिकल्स हो जाता है, मतलब हीलियम 2+ आयन को अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। तो इस पे चार्ज कितना है 2+, मतलब 2 यूनिट चार्ज है, 2e चार्ज है, और हीलियम का मास क्या होगा 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होता है हीलियम, और 2+ चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, तो ये निकले या ना निकले कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मास हो गया हीलियम 2+ आयन का 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, तो चार्ज अपॉन मास रेशियो हो जाएगा 2e चार्ज था और मास 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये हो जाएगा E/2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। तो E/मास ऑफ प्रोटॉन का हाफ है, मतलब प्रोटॉन का जो चार्ज बाय मास रेशियो है उसका हाफ होगा अल्फा पार्टिकल का, तो प्रोटॉन का ज्यादा होगा अल्फा पार्टिकल से, और न्यूट्रॉन का तो सबसे कम होगा क्योंकि ये 0 है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है तो E/me रेशियो ज्यादा होगा E/mp रेशियो से, तो इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज रेशियो प्रोटॉन से भी ज्यादा हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक चार्ज होगा न्यूट्रॉन सबसे कम, उसके बाद अल्फा पार्टिकल, उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन। इसके बाद है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ये जो है जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया गया। इसमें क्या हुआ कि थिन बेरिलियम शीट पे अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया गया। बम्बार्डमेंट मतलब होता है गोलीबारी, मतलब थिन बेरिलियम शीट पे अल्फा पार्टिकल अटैक कराया गया, तो इससे न्यूट्रॉन इमिट हो गया, न्यूट्रॉन वाज इमिटेड। न्यूक्लियर रिएक्शन है आपका अल्फा पार्टिकल हीलियम 2+ प्लस बेरिलियम, इससे कार्बन बना और साथ में न्यूट्रॉन बना। देखिए ये जो X A Z रहता है, इसमें Z जो है एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और A मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन और Z होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हीलियम में 2 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 4 है, मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है।
सिमिलरली यहाँ 4 प्रोटॉन है और इधर 4 प्रोटॉन प्लस 5 न्यूट्रॉन, तभी तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 9 होगा। इधर 6 प्रोटॉन है तो 6 प्रोटॉन है तो 6 न्यूट्रॉन भी होगा। तो इस तरफ आपके पास टोटल 2 + 5 7 न्यूट्रॉन था। जब रिएक्शन हुआ है तो यहाँ 6 न्यूट्रॉन ही है, मतलब 1 न्यूट्रॉन बाहर आ गया। तो इसलिए बेरिलियम पे जब अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट होता है तो कार्बन एटम के साथ एक और पार्टिकल इमिट होता है जिसका कि मास रहता है 1 AMU और चार्ज होता है 0। तो चार्ज इक्वल टू 0 और मास होता है 1 AMU। मास ऑफ प्रोटॉन भी 1 AMU ही होता है। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग सेम होता है, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में हेवियर जो है वो न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बहुत ही कम होता है, इतना कम होता है कि एटॉमिक मास में हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास कंसीडर ही नहीं करते हैं। इसीलिए तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU ही होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो एक प्रोटॉन के कारण मास होगा 1 AMU, इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होगा। हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 प्रोटॉन के कारण 2 AMU और 2 न्यूट्रॉन के कारण 2 AMU, तो टोटल 4 AMU मास होता है। इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल होता है। जितना भी एटम होता है सब के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। सिर्फ हाइड्रोजन ही ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन अब्सेंट रहता है। बाकी जितना एटम है सब में न्यूट्रॉन भी रहता है, प्रोटॉन भी रहता है, इलेक्ट्रॉन भी रहता है। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।